डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल सरन स्टडी विद सरन आईएएस। आज का हमारा विषय है पर्यावरण अध्ययन का महत्वपूर्ण टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग। ये पर्यावरण अध्ययन से संबंधित हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 ओजोन डिप्लीशन, ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, इसको वहां से आप देख सकते हैं। पर ग्लोबल वार्मिंग का ये टॉपिक जो परीक्षाओं यूपीएससी, यूपीपीएससी तथा अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारा टॉपिक ये है और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेट्स स्टार्ट वीडियो। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन, विश्व में जो एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है मानवीय गतिविधियों के कारण, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब मानवीय गतिविधियों के कारण कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वृद्धि कर रही हैं? तो इसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग या पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसको सबसे पहले पूरी तरह अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले हमें ग्रीन हाउस समझना पड़ेगा। ग्रीन हाउस क्या होता? ग्रीन हाउस उस हाउस को कहते हैं ठंडे प्रदेशों में हम वेजिटेबल्स और फसलों को और सब्जियों को उगाने के लिए एक हाउस का निर्माण करते हैं। उस हाउस में बाहर से टेम्परेचर तो आता है, लेकिन अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं जा पाता है। इससे अंदर गर्मी बनी रहती है और सब्जी या उसमें जो भी पौधे होते हैं उनको एक अच्छा टेम्परेचर मिल जाता है। इससे फसल हम ले पाते हैं। वैसे ही हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में कुछ गैसेज होती हैं जो सूर्य के या सौर विकिरण को, सौर ऊर्जा को, जो कम तरंग दैर्ध्य वाली होती है उसको धरती पर तो आने देती है, लेकिन पार्थिव विकिरण को, यहां से जो उष्मा बाहर जाती है वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली होती है, उसको रोक लेती है। इससे हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। ये निचले क्षोभ मंडल में, निचले वातावरणीय क्षेत्र में होता है और ये गैसेज एक कंबल की भांति पूरी धरती को लपेटे रहती हैं। इन्हीं गैसेज को ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। हमारे धरती का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर को 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनाए रखती हैं। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज प्राकृतिक रूप से ना हो तो हमारी धरती का टेम्परेचर -20 डिग्री तक गिर सकता है, जो हमारे जीवन लायक कतई सही नहीं है। वो ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हैं? उन्हीं ग्रीन हाउस गैसेज को जब हम मानवीय गतिविधियों द्वारा अतिरिक्त उत्पादन करते हैं तो उस अतिरिक्त उत्पादन वाली जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो ग्लोबल वार्मिंग फैलाती हैं, ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, पृथ्वी के औसत टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की ग्रीन हाउस गैसेज के मानवीय गतिविधियों द्वारा अतिरिक्त उत्पादन से जो हमारी धरती का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती हैं जिनकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है? इनको हम ऐसे समझ सकते हैं। पहली होती है जलवाष्प, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी मीथेन तीसरे नंबर पे है, चौथी नाइट्रस ऑक्साइड और पांचवी फ्लोरिनेटेड गैसेज। जैसे CFCs, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, HCFCs। इस तरह से तमाम सारी गैसेज हैं। इनकी वजह से पहले हम जलवाष्प लेते हैं। जलवाष्प ग्रीन हाउस का कैसे कार्य करते हैं? जलवाष्प में भी एक क्षमता होती है कि वो सौर विकिरण को तो आने देती है, लेकिन पार्थिव विकिरण को वापस नहीं जाने देती है और इस तरह से हमारी पृथ्वी को गर्म रखती है। लेकिन इसमें मानवीय गतिविधियों द्वारा इतना जलवाष्प नहीं उत्सर्जित किया जाता है कि ये हमारे पृथ्वी के और टेम्परेचर में हमारी गतिविधियों की वजह से वृद्धि हो। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो मेन कारण, ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कुल 60% का, ग्लोबल वार्मिंग के लिए 60% के लिए जिम्मेदार है और कार्बन डाइऑक्साइड का ही सबसे ज्यादा उत्पादन मानवीय गतिविधियों द्वारा अतिरिक्त उत्पादन होता है। हम जानते हैं कि हम मोटर गाड़ी परिवहन
फैक्ट्री, घरों का, इस तरह तमाम सारे साधनों से हम लगातार जो फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं उनके द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड लगातार इसमें छोड़ते रहते हैं वातावरण में। और टोटल 60% जो एवरेज है ग्लोबल वार्मिंग का, जो टोटल अगर हम एक एस्टिमेट 100% माने तो 60% की जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो समुद्री घासबैट्स हैं वो प्लैंक्टन्स कम होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक उनका कम होता है। पौधे, बारिश कम होती है, पौधे कम हो जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हैबिटेट सिकुड़ते हैं, तमाम सारे समस्याएं होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के इंटेक को कम करते हैं और लगातार वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहती है। अगला है CH4 मीथेन। अगली ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। मीथेन एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसका जो प्रभाव है ग्रीन हाउस इफेक्ट में 20% है। टोटल जो ग्रीन हाउस है उसमें 20% है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 20 से 30 गुना अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। जो मीथेन होती है वो 20 से 30 गुना कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। इसकी उत्पत्ति जब कोई चीज सड़ता है एनारोबिक कंडीशन में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब कोई चीज सड़ता है तो वहां मीथेन उत्पन्न होते हैं। जैसे हम वेटलैंड्स को देख सकते हैं, वेटलैंड्स में आर्द्र भूमियों में जो सड़न होती है वहां से मीथेन पैदा होती है। दीमक की बाबी है, सेलुलोज के पाचन के दौरान वो पैदा होती है। और इसके अलावा पशुओं से भी पैदा होती है। तो धान के खेत जो मानवीय गतिविधियों में आते हैं, धान के खेत, इस तरह से तमाम जगहों पर मीथेन का उत्सर्जन हम करते हैं। चौथा जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड अगली ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड अमोनिया एक जटिल प्रक्रिया द्वारा जब वातावरण मिलती है वहां जाकर के नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण करती है। और नाइट्रस ऑक्साइड कुल 6% ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अगली जो गैस है फ्लोरिनेटेड गैस है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस तरह की जो गैसेज होती हैं ये मानवीय गतिविधियों द्वारा इनका भी उत्सर्जन अत्यधिक होता है। ये ओजोन क्षरण के साथ ही ग्लोबल वार्मिंग का भी काम करती हैं। इसलिए इन सब ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने वाली गैसों को क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा। और ये कुल 16% के लिए ग्रीन हाउस गैसों के लिए जिम्मेदार होती हैं। फ्लोरिनेटेड गैसें जो होती हैं, फ्लोरिनेटेड गैसें कुल 16% के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब इसका ग्रीन हाउस जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से जो हो रही है, उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, प्रभाव कहाँ कहाँ होता है। तो अगर प्रभाव को देखें तो कृषि पर देखिए, कृषि पर प्रभाव क्या हो सकता है। एक तो फसलों के पैटर्न में परिवर्तन होता है, पैटर्न में परिवर्तन, इससे क्या होता है, उत्पादन कम होता है। पैटर्न जब परिवर्तित होता है तो उत्पादन कम होता है। बाढ़ और सूखा, कहीं कहीं फसलें जहां हम सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती थी, बारिश से हो जाता था, वहां अतिरिक्त बाढ़ आ रही है। या कहीं जहां बाढ़ आती थी या जहां सिंचाई से हो जाता था वहां सूखा हो गया है। इस तरह समस्याएं आती हैं, कृषि से उत्पादन भी कम हो रहा है। खरपतवार की वृद्धि हो गई है। अगला, कीटों की संख्या में वृद्धि। हम जानते हैं कि ठंडक उसको बैलेंस करती है, ठंडक कीटों को बैलेंस कर देती है, ठंडक कीटों को कम करती है। और जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये कीटों की संख्या में वृद्धि होती है। इसी तरह से अगर हम अन्य प्रभाव में देखें तो आवास में संकुचन, हैबिटेट, जो जीव आवास का संकुचन,
जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोरल रीफ का उदाहरण लें, तो कोरल रीफ में कमी आ रही है, उनमें अतिरिक्त ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वनों में, अमेजन के जैसे वन हैं वो कम हो रहे हैं, वनों की संख्या कम हो रही है। तो इससे जो जीवों के आवास हैं वो संकुचित हो रहे हैं। संकुचित होने की वजह से इनका हैबिटेट नष्ट हो रहा है और प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। वर्तमान में 25% करीब स्तनधारी प्रजातियां, 12% बर्ड्स की प्रजातियां विलुप्ति के कगार पे हैं। इसके पहले सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इसके अलावा और अगर हम प्रभाव देखें तो इसके अतिरिक्त भी तमाम सारे प्रभाव, वानिकी पर प्रभाव है इसका। जैसे वनों में जो पोषक तत्व वनों को मिलते हैं, बारिश लगातार हो रही है, बाढ़ आ रही है, इसकी वजह से वो भी नष्ट हो रहे हैं। इसके अलावा इसके रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं? रोकने के उपाय के लिए हम यहीं से देखेंगे उपाय क्या कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसें ना हो तो पहले बात, जो ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा का अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करें। जैसे सोलर ऊर्जा, इस तरह से हम जो है नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग द्वारा परिवहन में हम यूज कर सकते हैं। हाइब्रिड वाहनों का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज कर सकते हैं और सोलर वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, ईंधन, जो खाना बनाने के लिए ईंधन यूज करते हैं, ईंधन में सोलर कुकर, इसके अलावा सोलर कुकर के अलावा एलपीजी गैस, परिवहन में हम सीएनजी का यूज कर सकते हैं। ईंधन के अलावा इस तरह से कृषि में हम उन्नत कृषि करके, धान की उन्नत कृषि द्वारा मीथेन के अतिरिक्त उत्सर्जन को रोक सकते हैं। इसके अलावा वानिकी द्वारा हम अतिरिक्त कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं। वानिकी अगर हम अतिरिक्त पेड़ लगाएं तो वन उन्मूलन से जो, या वनों के विनाश से जो हानि होती है उसको पूरा करके इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्राकृतिक मानवीय अन्य कारणों को देखें तो कार्बन कैप्चरिंग एक थिंकिंग आई है। कार्बन कैप्चरिंग, इसको हम वातावरण से ही कार्बन को कैप्चर करके जमीन में दबा देते हैं। वातावरण से या फैक्ट्रीज से, इस तरह से तमाम सारी जगहों से कार्बन को कैप्चर करके दबा सकते हैं। दो संकल्पना और हैं इससे संबंधित, ब्लू कार्बन पहली और ग्रीन कार्बन। ये ब्लू कार्बन क्या होता है? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड, हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में जाता है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं पौधे, तो कार्बन जो होता है वो कार्बन पौधों में एक्टिव कार्बन के रूप में संग्रहित हो जाता है। वो पौधों में रहता है, जब तक पौधे रहते हैं तब तक वो कार्बन उसी में रहता है और एक तरह से कार्बन का सही उपयोग हो जाता है, वो एक्टिव रूप से वहां उपस्थित रहता है, वातावरण में नहीं रहता है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग में सहायता नहीं करता है। मैंग्रोव वन, प्लैंक्टन्स या जो समुद्र की घास भूमियां हैं, यहाँ पर इनमें जो कार्बन हम एक्टिव कार्बन के रूप में वातावरण से फोटोसिंथेसिस द्वारा आ जाता है, उसे कहते हैं ब्लू कार्बन। ग्रीन कार्बन वो कार्बन होता है जो पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं इनके प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो कार्बन आ जाता है उनके एक्टिव रूप में, और उस कार्बन को ग्रीन कार्बन कहते हैं। इससे रोकने के लिए दो समझौते हुए हैं। एक तो क्योटो प्रोटोकॉल, ये 1997 में हुआ जापान के क्योटो शहर में, और ये 2005 से लागू है और
ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए इसमें इससे संबंधित बहुत सारे देशों ने 192 देशों ने उसमें समझौता किया था। वर्तमान में भी अधिकतर देश से जुड़े हुए हैं। कनाडा हालांकि बाद में बाहर हो गया और देश बाहर हुए हैं, लेकिन अभी भी ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते के रूप में कार्य कर रहा है। अन्य एक आईपीसीसी एक वर्ड आता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसे जो है यूनेप और WMO ने मिलकर बनाया था 1988 में। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 1988 में से बनाया था। इसके द्वारा हम क्लाइमेट चेंज की बारीकी से नजर रखते हैं। इसी द्वारा ये बताया गया है कि 1990 के जो औसत तापमान वृद्धि 1.4 थी, डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान वृद्धि थी, वो 2100 तक 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाने की संभावना है। और जो अनुमान आईपीसीसी ने व्यक्त किया था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने व्यक्त किया था कि 2100 तक आर्कटिक सागर पूरे बर्फ से मुक्त हो जाएगा, वो अब 2100 के बजाय 2050 तक ही मुक्त होने की संभावना है। और इस मुक्त होने का सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि जो नौरू टोंग प्रशांत महासागरीय तमाम सारे द्वीप हैं वो डूब सकते हैं, उनके डूबने की संभावना है। मालदीव, मॉरिशस ऐसे द्वीप जो द्वीपीय राष्ट्र हैं, इनके ऊपर संकट आ सकता है। इस तरह से जो क्षेत्रीय तटीय क्षेत्र हैं उनके जलमग्न होने का खतरा है समुद्री जलस्तर में वृद्धि होने की वजह से। इसी दौरान एक शब्द और आया है, वेट बल्ब। वेट बल्ब की संकल्पना ऐसी संकल्पना है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आर्द्र मॉइस्ट स्थिति में जो टेम्परेचर बढ़ता है, हमारे आर्द्रता की स्थिति में आर्द्र हो और टेम्परेचर ज्यादा हो तो ऐसे ये चीजें खतरनाक होती हैं। और 30 डिग्री से कम अगर है तब तो टॉलरेबल है, लेकिन अगर 30 डिग्री से ऊपर होता है तो कोई भी व्यक्ति छांव में भी रह करके 6 घंटे से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता है। ये स्थितियां भविष्य में हमारे तटीय क्षेत्रों में, उत्तरी भारत में ये आने भविष्य वाले समय में, क्योंकि 35 डिग्री सेंटीग्रेड वहां पर अत्यंत खतरनाक होता है और इस स्थिति में व्यक्ति 6 घंटे से ज्यादा छाए में भी नहीं जीवित रह सकता है। तो ये स्थितियां आ सकती हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक